हेलो बच्चों, आई एम अंकित मलिक और मेरे साथ हैं पवन कुमार गुप्ता सर। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे गुरु नीति का फाइनल एपिसोड 33 एपिसोड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर, ईएम वेव एंड कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं आज इसका पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज ट्रू। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या पूछना चाहता है, देखो 4 डायग्राम दिए हुए हैं और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा फॉरवर्ड है और कौन सा रिवर्स बायस है। ठीक है, तो इन दोनों को बायस का चेक करने के लिए हमें पता है क्या करते हैं। मान लीजिए अगर कोई डायोड है, ये डायोड है, तो डायोड्स में क्या होगा, इसकी एक प्लेट होगी पी प्लेट और एक प्लेट होगी एन प्लेट। जब हम पी से एन की ओर चलते हैं, कहां से चलते हैं, पी की एन की डायरेक्शन की ओर चलते हैं पी से, तो डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। कैसा होगा बेटा, फॉरवर्ड बायस। और जब हम एन से पी की ओर चलेंगे, एन से पी की ओर चलेंगे तो कैसा होगा बेटा, रिवर्स बायस होगा। सही है, तो हम अब चेक करते हैं एक एक में कि कौन सा रिवर्स है और कौन सा बैकवर्ड है। अब अगर यहां देखें तो यह है 8 वोल्टेज और यहां क्या है 4, तो हमें पता है कि करंट जो फ्लो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन जो होगी वो इधर होगी। तो मैं कहां जा रहा हूं, ये इसके डायोड का पी पॉइंट है और ये एन प्लेट। ठीक है, तो पी प्लेट से एन प्लेट की ओर जाऊंगा तो क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब ये जो ए होगा ये कौन सा होगा, ये होगा फॉरवर्ड बायस होगा। सेकंड बात करते हैं, सेकंड डायग्राम में देखें तो अगर यहां पे क्या किया इसको अर्थिंग की हुई है, अर्थिंग करते हैं तो वहां पर वोल्टेज कितना होता है बेटा, 0 वोल्टेज। कितना वोल्टेज हो जाएगा, 0 वोल्टेज। अब अगर यहां देखें तो यहां है +4 वोल्टेज और यहां है 0 वोल्टेज, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी ऐसे। तो अगर ऐसे होगी तो यहां पर इस डायोड का ये प्लेट तो हो गया आपका एन प्लेट और ये हो गया आपका पी प्लेट। क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका एन प्लेट और ये हो गया पी प्लेट। तो करंट कहां फ्लो हो रही है, एन से पी की ओर, और जब एन से पी की ओर जाती है तो क्या होता है बेटा, रिवर्स बायस होता है। क्या होता है, रिवर्स बायस। तो ये जो बी डायग्राम है कैसा होगा बेटा, रिवर्स बायस होगा। नेक्स्ट देखें सी डायग्राम में, तो यहां पे बेटा अर्थिंग की वजह से इसका भी कितना वोल्टेज जाएगा, 0 वोल्ट। ठीक, और यहां पर देखोगे तो नेगेटिव वोल्टेज है और यहां पर 0 वोल्टेज। इसका मतलब 0 वोल्टेज ज्यादा है और 8 नेगेटिव वोल्टेज में है, तो ये क्या है, कम है। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, 0 वोल्टेज से -8 वोल्टेज की ओर। ठीक है, तो ये प्लेट कौन सी हो गई, पी, और ये हो गई एन। तो करंट कहां फ्लो हो रही है, पी प्लेट से एन की ओर। तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, ये होगा फॉरवर्ड बायस। नेक्स्ट डायग्राम देखें तो यहां पे देखो बेटा अर्थिंग की हुई है, तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया, 0 वोल्टेज और ये -4 वोल्टेज। तो करंट जो फ्लो होगा वो कहां होगा, 0 से 4 की ओर। क्यों, क्योंकि 0 क्या है, हाई पोटेंशियल, तो 0 से n -4 की ओर होगा। तो ये कौन सी प्लेट है बेटा, ये आपकी n प्लेट हो गई और ये p प्लेट, यानी कि n से p की ओर। और जब n से p की ओर जाता हूं तो क्या आता है बेटा, रिवर्स बायस। इसका मतलब ये वाला डायग्राम कैसा होगा आपका, रिवर्स बायस होगा। अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो पहले ऑप्शन में लिखा है A एंड B फॉरवर्ड बायस एंड C एंड D रिवर्स बायस। तो देखिए फॉरवर्ड बायस में कौन कौन सा है, फॉरवर्ड बायस में A है और आपका फॉरवर्ड बायस है C, यानी कि A और C फॉरवर्ड है और B और D क्या है, बैकवर्ड। तो रिवर्स बायस बोल सकते हैं, बैकवर्ड भी बोल सकते हैं। तो A और B क्या है, फॉरवर्ड बायस। तो A और B फॉरवर्ड बायस गलत, क्योंकि B तो क्या अपना रिवर्स बायस है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड ऑप्शन में, सेकंड में बोला है A एंड D फॉरवर्ड है, तो A एंड D, D भी क्या है बेटा, रिवर्स बायस। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, A और C फॉरवर्ड, तो A फॉरवर्ड सही है, C भी फॉरवर्ड, ये भी सही है। आगे भी देखते हैं, लेकिन B एंड D रिवर्स बायस, B एंड D ये भी बात सही है। इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चौथा भी देख लेते हैं, B एंड C क्या है, फॉरवर्ड, तो B और C नहीं, ये दोनों एक फॉरवर्ड है और एक बैकवर्ड। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, तो अपने यहाँ क्या आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन। सही है सर, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बोला हुआ है कि एक्सेप्टर लेवल जो है वो 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर बन रहा है वैलेंस बैंड से। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू क्रिएट द होल। तो देखिए अगर हम यहाँ थोड़ा सा बेसिक देखें इसका, तो ये कंडक्शन बैंड जो होता है और इधर वैलेंस बैंड होता है। तो ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड और यहाँ पे एक एक्सेप्टर लेवल बनता है। अब इनके बीच में देखो, अगर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आना तो जनरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी गैप है वो पार करना पड़ता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो उतना नहीं कर पाते, तो हम यहाँ पे एक डोपिंग के बाद एक्सेप्टर लेवल फॉर्म होता है। तो इस केस में अब इलेक्ट्रॉन को केवल इतनी सी एनर्जी चाहिए पार करने के लिए, मतलब होल क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर अब ये जो एनर्जी डिफरेंस दिया है कितना दिया आपको,
ये डिफरेंस आपको गिवन है 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे पूछा है कि जो एक्सटर्नल लाइट आप डाल रहे हो, तो यहाँ पे जब हम एक्सटर्नल लाइट डालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देंगे, फोटॉन्स को कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को इस 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी दे दे। तो इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो एटलीस्ट 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। दैट्स इट। अब एनर्जी ऑफ फोटोन हम कैसे लिखते हैं, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बाय लैम्डा इज ग्रेटर देन 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट खत्म हो जाएगा, तो लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू 12,400 बाय 57 और 10 टू द पावर -3 मिली का -3 और ये पीछे आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बनेगा इतना 21710 एंगस्ट्रॉम। ओके बच्चों, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे बनता है और इजी कैलकुलेशन वाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ बाकी जो ऑप्शंस है दूर दूर आप अप्रोक्सीमेशन से भी कैलकुलेशन को कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ट्रांसमिशन एंटीना की हाइट दे रखी है, कितनी है बेटा 32 मीटर, और बोल रखा है रिसीविंग जो एंटीना है उसकी कितनी दे रखी है 50 मीटर। ठीक है, तब पूछा इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी होगी जब अर्थ की रेडियस कितनी है बेटा 6.4 10 टू पावर 6 मीटर। ठीक है, तो हमें पता है कि जो कवर एरिया होगा वो अंडर रूट ऑफ 2r(h) ट्रांसमिशन एरिया हाइट होगी इसकी, प्लस रूट 2r आपकी हाइट किसकी हो जाएगी बेटा रिसीविंग की। अब अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करें तो लिख सकते हैं 2 इंटू ये कितना है 6.4 इंटू 10 टू पावर 6, हाइट कितनी है बेटा 32, प्लस ये भी लिखें तो ये क्या 2 इंटू 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू हाइट कितनी बेटा 50। ठीक है, अब अगर यहाँ देखें तो देखो ये से मल्टीप्लाई होकर 64 हो जाएगा, इसको भी 64 बना देते हैं 10 टू पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 64 तो बाहर आ गया और बचेगा क्या 10 टू पावर 2 रूट 10, प्लस यहां से भी अगर देखें तो ये 6.4 है, इसको 64 बना दिया अपन, यानी कि 0 इसका पॉइंट हटा के 64 का बाहर आ जाएगा 8। अच्छा इधर देखिए 10 टू पावर क्या बन गया आपका, तो ये 10 टू पावर 6 कितना हो जाएगा 5 क्योंकि पॉइंट हट गया। अब बचेगा कितना, ये है 100, 50 इंटू 2 100 का 10 बाहर ले लेते हैं और यहाँ से 6 कितना बचा पावर 5, यहाँ पावर 5 बचा तो कितना देगा 10 टू पावर 2 तो बाहर, अंदर ये बचेगा रूट 10। ठीक है, रूट 10 कॉमन आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा टोटल 144 इंटू 10 टू पावर 2 और इसकी वैल्यू लगभग 3.16, और अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपको कौन सा अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा आपका 45.5। ठीक है सर, ओके, तो ये आपका थर्ड होता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं When PN junction diode is reversed bias, जब PN junction diode को हम रिवर्स बायस करते हैं तो क्या होता है वो हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड होल अट्रैक्ट ईच अदर एंड मूव टुवर्ड्स द डिप्लेशन लेयर। जो डिप्लेशन रिवर्स बायस होता है उसमें तो डिप्लेशन लेयर से दूर हटते हैं, पास थोड़ा जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड होल अवे फ्रॉम द डिप्लेशन लेयर, बिल्कुल सही बात है, डिप्लेशन लेयर से ये जो है वो दूर हटते हैं। हाइट ऑफ डिप्लेशन डिक्रीज गलत इंक्रीज होती है और नो चेंज इन करंट। इसमें जो है रिवर्स बायस जब करते हैं तो यहाँ पे करंट जो है वो ऑलमोस्ट रिवर्स करंट रहती है जो कि कांस्टेंट यहाँ पे रहती है ना, तो वो ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो फाइनली अपना आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें सेकंड ऑप्शन। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है टू द टेबल फॉर द गिवन द डायग्राम। एक डायग्राम दे रखा है उसमें से बताना है कि इनमें से कौन सी टेबल करेक्ट है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं एक एक इनपुट करके चेक करते हैं, देखें कि क्या आपको आउटपुट मिलता है। अगर मान लें कि ए की जो वैल्यू है वो आप जैसे अगर मान लो अगर ये ए है तो ये क्या है आपका नॉट गेट, नॉट गेट क्या करता है उसका अपोजिट कर देता है, यानी कि ये ए को क्या कर देगा ए का बार बन जाएगा। ठीक, अगर यहाँ देखें बी तो बी कहाँ जा रहा है एक तो इस जगह बी। ठीक है, इधर भी देखें तो इस तरफ क्या होगा ये ए होगा और इसका इधर बी का अपोजिट उसका नोट हो रहा है, यानी कि बी क्या हो जाएगा बी का बार हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों क्या लग रहे हैं एंड गेट लग रहे हैं। एंड गेट क्या करता है दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए बार डॉट बी और यहां क्या बनेगा यहां बनेगा ए डॉट बी बार। ठीक, अब यह इनपुट जाएंगे इसके अंदर,
ये कौन सा गेट है बेटा, ये आपका हो जाएगा और गेट, और गेट क्या करता है, दोनों को ऐड कर देता है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए बार डॉट बी प्लस बी बार डॉट ए। तो अपने को आउटपुट क्या मिलना चाहिए, आउटपुट ये मिलना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम एक एक डाटा को यहाँ चेक करें तो अपने को आंसर मिल जाएगा। देखिए चेक करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ क्या रखा है 0 और 0, यानी कि a और b 0 डालता हूं तो y भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो y यहाँ देखते हैं, देखिए अगर a 0 होगा तो a का बार कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो ये 1, और b कितना है, b तो 0 है, प्लस b बार कितना है, 0 दिया था तो 0 का उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 डॉट 0, यानी कि 1 into 0 0 और 1 into 0 0 और 0 plus 0 कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो मतलब ये वाला लाइन ये भी सही, इसमें भी सही आ रहा है, लेकिन ये दोनों क्या है, इसमें 0 0 आउटपुट देने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर तो आपका नहीं होगा। नेक्स्ट अगर देखिए तो 0 1 देने पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 1 दे रहा हूं, यानी कि a को कितना दे रहा हूं, 0, और b को कितना दे रहा हूं, 1 दे रहा हूं। तो अगर a 0 है, अगर a 0 रखूंगा तो a का क्या बनना चाहिए, बार बनना चाहिए। अगर a 0 होगा तो a का बार कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। और b कितना है, b भी 1 है, प्लस अब b का बार, b कितना था 1, 1 का बार करूंगा तो वो कितना हो जाएगा बेटा 0, और a कितना था बेटा, a था अपना, अब a कितना था, a भी 0 था। तो अगर मैं देखूंगा तो 1 प्लस 0 क्या आएगा बेटा, 1 आना चाहिए। तो देखते हैं 0 प्लस 1 कितना आ रहा है, 0, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत। और देखते हैं 0 1 में कोई है, 0 1 में 1 ये हो सकता है बेटा, 0 1 में ये 0, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बेटा सही होगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। ओके सर। The amplitude of magnetic field part of a harmonic electromagnetic wave in vacuum is given by this. The amplitude of electric field of this part of wave. तो यहाँ जो EM वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उनकी जो वैल्यूज होती है उनका रिलेशन हमें पता है। तो वैल्यूज क्या होती है, E is B naught into C। हमें B गिवन और आपसे एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं 5 10 नैनो 10 पावर माइनस 9 3 into 10 पावर 8। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1530 10 पावर माइनस 1, तो इट वुड बी 153 वोल्ट पर मीटर। तो देखते हैं कौन सा अपना ऑप्शन बन रहा है। वोल्ट पर मीटर लिख दो या न्यूटन पर कूलम लिख दो, एक ही बात है, दोनों यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें एक तरफ वोल्टेज, यानी कि आपको इस तरफ दे रखा है 8 वोल्टेज, और इधर कितना दिया हुआ है इनपुट में, दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ दो डायोड लगे हुए हैं। तो आगे देखते हैं क्या बोल रखे हैं, व्हेन 12 वोल्ट इज यूज्ड इनपुट, इनपुट में कितना दिया है 12 वोल्ट आपको यहाँ दिया हुआ है। तब पूछा है, जिसमें बोला गया द पावर डिसिपेटेड इन द ईच डायोड इज, जो ईच डायोड है दोनों के अंदर कैसे है वो हमें कैलकुलेट करना है कि ईच डायोड में कितनी पावर होगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट बोल रखा है कंसीडरिंग द बोथ जेनर डायोड आर आइडेंटिकल, यानी कि ये दोनों के दोनों डायोड कैसे हैं, सेम, एक जैसे हैं। अगर एक जैसे हैं तो इसको दोनों को मैंने कितना पोटेंशियल दिया बेटा 8 वोल्ट, यानी कि इन दोनों के यहाँ पर और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए कितना आना चाहिए बेटा 8 वोल्ट आना चाहिए। अच्छा अगर यहाँ 8 वोल्टेज आएगा तो मैं सिर्फ एक के लिए निकालूंगा, तो यहाँ और यहाँ वोल्टेज डिफरेंस दोनों का दोनों क्या होना चाहिए 4 इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों डायोड कैसे हैं सेम है। अगर यहाँ 8 वोल्टेज है इसका मतलब पक्का है कि यहाँ भी 4 वोल्टेज होगा, यहाँ भी 4 वोल्टेज होगा, तभी तो टोटल 8 वोल्ट हो जाएगा, सही है। तो अगर अपन नेक्स्ट देखें तो आपसे पूछा क्या, आपसे पावर पूछा है, तो पावर पता अपने को क्या होता है, पावर इक्वल्स टू V इंटू I होगा, ठीक है। तो हमें डायोड के लिए वोल्टेज तो पता लग गया है, अब क्या निकालना है, करंट निकालना है। अगर करंट निकाले तो देख लेते हैं कि देखो टोटल पोटेंशियल अगर देखो तो 12 वोल्टेज दे रहा था, 8 वोल्टेज तो आउटपुट में जा ही रहा है, तो यानी कि टोटल कितना पोटेंशियल हो जाएगा बेटा, तो 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा, तो आपका हो जाएगा, अगर अपन निकाले, अपने को क्या निकालना है इसका, सिर्फ करंट निकालना है डायोड के लिए। तो डायोड के लिए करंट निकालना है तो सबसे पहले करंट निकालते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या होगा बेटा V अपॉन R। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस देखेंगे टोटल देखो सीरीज में लग रहे हैं, तो दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 200 200 400, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 अपॉन 400, कितना आ जाएगा बेटा, ये 4 कट जाएगा तो इनकी इक्वल कितना आ जाएगा 1 अपॉन 100, यानी 10 टू पावर -2 एम्पीयर। तो ये अपने क्या आ गया बेटा, करंट की वैल्यू आ गई। अब करंट अपने को पता है, वोल्टेज अपने को पता है, तो अगर हम यहाँ वैल्यू रखें तो पावर पता लग जाएगी। तो पावर कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज कितना दे रखा है बेटा, वोल्टेज है अपना 4 वोल्ट यानी कि 4, और करंट कितना दे रखा है इनटू 10 टू पावर -2,
ठीक है, अब देखो इसको लिखें तो यहां पर आपसे पूछा गया है, आपसे जो पूछा है वो यूनिट दे रखी कितनी है, मिलीवोल्ट। कितनी है बेटा, मिलीवोल्ट है। तो अगर हम यहाँ पर मिलीवोल्ट में अगर निकालें तो मिलीवोल्ट में रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 40 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मिली, तो यानी कितना आ गया 40 मिली वोल्ट। इसका मतलब ऑप्शन देखें तो कौन सा आ रहा है बेटा, ऑप्शन आ रहा है सेकंड। क्यों सर, सही है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन में आपको एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर गिवन है जिसका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर 0.1 गिवन है, 0.9 गिवन है, और आपसे इमीटर करंट की वैल्यू गिवन है 1 एम्पियर और पूछा है बेस करंट। अब यहाँ करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर 0.9 में ये नहीं बोला कि कौन सा वाला है, कॉमन बेस वाला है, कॉमन इमीटर वाला है। तो एक कॉमन इमीटर वाला है, कॉमन बेस वाला। तो देखो यहाँ पे वैल्यू 0.9 जो है वो 1 से कम है ना, तो 1 से कम कौन सा होता है, अल्फा ही तो होता है, बीटा तो 1 से काफी ज्यादा होता है। तो हमें अल्फा गिवन है, यानी कि IC और IE का रेशियो गिवन है। तो IC बाई IE इज 0.9 आपको गिवन है, और IE कितना गिवन है बेटा आपको, IE गिवन है 1 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब IC हो जाएगा मेरे पास 0.9 इंटू 1 मिली एम्पियर, दिस वुड बी 0.9 मिली एम्पियर। अब आपसे क्या पूछा है, IB पूछा है, तो IB दैट इज IE minus IC 1 minus 0.9, this would be 0.1 milliampere। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। ओके बच्चों, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है सर, देखिए नेक्स्ट में बोला है द एरिया ऑफ द रीजन द कवर्ड बाय द टीवी ब्रॉडकास्ट बाय द टीवी टावर, आपको दे रखा है 100 मीटर हाइट। उसकी हाइट कितनी रखी है 100 मीटर, और रेडियस भी आपको दे रखी है। तब सबके पूछा एरिया पूछ रहा है, कितना कवर एरिया होगा। तो अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया बराबर, सबसे पहले तो अपन निकाल लेते हैं कि उसकी कितनी डिस्टेंस तक का एंटीना जो है अपना, जो अपना एंटीना है उससे कितनी डिस्टेंस का, मतलब मान लीजिए जैसे कि अर्थ सरफेस है तो इस पर क्या बना हुआ है, एक एंटीना है, तो इससे कितना एरिया ये कवर करेगा। तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ये डी हो जाएगा। तो ये एरिया निकालना तो क्या बना देगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि उसका एरिया निकालने के लिए अगर मैं एरिया लिखूं तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू रेडियस है कितना हो जाएगा, डी का स्क्वायर। ठीक है, अब डी क्या होता है मुझे पता है, डी बराबर उसका जो कवर जो रेडियस बनेगा वो बनेगा 2r इंटू एच के बराबर। तो अगर ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें तो कितना हो जाएगा बेटा, पाई और डी स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 2r h, इसका स्क्वायर करूंगा रूट हट जाएगा। तो वैल्यूज पुट करें, देखो ऑप्शन में पाई में दे रखा है तो पाई सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसको पाई ही रहने दो। 2 इंटू रेडियस देखो आपको दे रखी है कितनी है 6.4 इंटू 10⁻6, और हाइट कितनी दे रखी है बेटा, हाइट दे रखी है 100 मीटर। अच्छा तो इसको मैं ये भी लिख देता हूँ 100 मीटर, लेकिन ऑप्शन देखिए किलोमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो आप चाहे तो किलोमीटर के अंदर भी पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आंसर वही मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ लिखूं पाई, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 12.8 इंटू 10⁻, कितना बन गया 6 और 2 8। ठीक है, तो अगर इसको मैं किलोमीटर में चेंज करूंगा तो मुझे पता है किलोमीटर में चेंज करने के लिए पावर 10 और 10⁻3 का डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ एरिया है तो एरिया कितना है, एरिया के लिए करना पड़ेगा 10⁻, आपको किसका डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। तो अगर यहाँ पे अपन वैल्यू देखेंगे तो चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा पाई। अच्छा इसको मैं ऑप्शन में देखिए 1.2 ये दे रखा है तो वो सही है, तो ये तो हो गया 12.8 इंटू 10⁻8। तो अब इसको मेरे को किलोमीटर में स्क्वायर में चेंज करना है, तो क्या करूंगा, ऊपर नीचे क्या डिवाइड कर दूं, नीचे डिवाइड कर देता हूं 10⁻, देखो किलोमीटर में 6 पावर, तो ऊपर करूंगा तो कितना हो जाएगा 10⁻6 का डिवाइड कर देता हूं, तो ये किसमें एरिया मिलेगा बेटा, किलोमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। क्योंकि अगर किलोमीटर में लेता तो 10⁻3 का, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ कितना मिल जाएगा पाई इंटू, देखो 10 कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 10⁻2 बच जाएगा। ठीक है, और यह कितना है 12.8, तो इसको लिख सकता हूँ 1.28 इंटू, तो 2 तो यहाँ बचेगा और 3 हो जाएगा। तो टोटल देखो ऑप्शन देखो तो दिख रहा है, तो ये किसमें है, किलोमीटर स्क्वायर में। तो ऑप्शन देखिए अगर, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, सेकंड ऑप्शन देखो 1.28 10⁻3 किलोमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन देखिए 10⁻8 है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, 10⁻3 है लेकिन 0.64 है तो ये भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिए 1.23 10⁻3 आ रहा है, तो 1.28 10⁻3 किलोमीटर, लेकिन पाई नहीं है ना, पाई किसमें, इसमें, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा बेटा, सेकंड। सही है सर, ओके सर। बच्चों अगले क्वेश्चन में आपको सिलिकॉन में एटम की डेंसिटी गिवन है 5 × 10⁻28।
फिर इसमें आप इम्प्योरिटी मिक्स करते हो 1 ppm। 1 ppm का मतलब होता है कि 1 मिलियन अगर आपके एटम है सिलिकॉन के, उसमें आपने एक डोपिंग का आइटम डाला हुआ है, तो 10⁻6 सिलिकॉन पे आप केवल एक एटम की डोपिंग कर रहे हो, है ना। ये डोपिंग का लेवल होता है जो कि ppm के ऑर्डर का ही होता है। फिर इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है 1.5 into 10⁻16। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल आफ्टर डोपिंग विल बी, तो डोपिंग का इलेक्ट्रॉन होल के नंबर क्या होंगे वो आपको बताना है। तो अब इस केस में देखो हमारे पास जो एटम डेंसिटी वो कितनी है, 5 into 10⁻28। तो अब यहाँ पे जो आपने डोपिंग करी है, आपने इम्प्योरिटी को डॉप किया 1 ppm के ऑर्डर में, तो 1 ppm के ऑर्डर में डॉप करने से आपकी जो डोपिंग लेवल है या डोपिंग डेंसिटी वो कितनी आ जाएगी, डोपिंग डेंसिटी आ जाएगी आपका 5 into 10⁻28 डिवाइड बाय 10⁻6। मतलब हर 10⁻6 एटम पे आप एक एटम की डोपिंग करोगे तो इतने एटम्स पे कितनी डोपिंग हो जाएगी, तो इसमें यहाँ डिवाइड किया, दिस वुड बी 5 into 10⁻22, ये तो डोपिंग हो जाएगी, है ना। अब इसने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल आफ्टर डोपिंग विल बी। अब प्योर सिलिकॉन में आपने इम्प्योरिटी जो मिलेगी वो किस तरह की मिली इसमें, तो AS की आपने डोपिंग मिलेगी। अब AS जो होता है वो क्या होता है, आपके पास फॉस्फोरस वाले ग्रुप का एलिमेंट है, फॉस्फोरस तो इसका पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसका मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ ये जितने एटम आप मिलाओगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ डोनर लेवल, और ये कितना हो जाएगा 5 into 10⁻22। अब हमसे पूछा है, तो पहले बात तो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो अपना तो पहला इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी निकालने से अपना आंसर आ गया। बाकी ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी इन्होंने गलत दी हुई है ना। तो अब एक बार होल की डेंसिटी निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, देखो ni² इक्वल्स टू क्या होता है NeNH, तो NH क्या हो जाएगा ni² अपॉन Ne। Ni दिया आपको 1.5 10⁻16 अपॉन, इसको आप स्क्वायर करोगे और इधर आ जाएगा Ne 5 into 10⁻22। 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 इंटू 10⁻32 में से फिर 22 माइनस कर दो और इधर 5, तो ये हो जाएगा अपने पास 0.45 10⁻10, जो कि सॉल्व करने पे आ जाएगा 4.5 10⁻9। तो देखो ये ऑप्शन में बन रहा है। हालांकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने से अपना ऑप्शन तो मैच करेगा, पर अपने दोनों डेटा यहाँ कैलकुलेट किया, करना भी चाहिए ना। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इन फिगर द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय द कांस्टेंट रेट। एक कांस्टेंट करंट दे रखे आपको, कांस्टेंट करंट कितनी है बेटा 0.15, ठीक है। बोल रखा है कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछना चाहता है ये, dV/dt आपसे कैलकुलेट करवाना चाहता है। पूछ रहा है कितना होगा, एंड डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट, प्लेट के अक्रॉस कितना होगा। तो प्लेट के अक्रॉस अपने को करंट भी बताना है। चलो तो पहले अपन कैलकुलेट करते हैं। आ देखो, अगर अपन को बोले कैपेसिटेंस है, अपने को dV/dt निकालना है, तो Q बराबर क्या होता है बेटा, Q बराबर होगा CV, ठीक। अगर दोनों का अपन बहुत साइड क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट कर दें, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dQ/dt इक्वल्स टू C, तो कांस्टेंट बचा क्या dV/dt, और ये dV/dt ही आपको कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो dV/dt अगर मैं यहाँ से निकालूं तो क्या हो जाएगा dV/dt इक्वल्स टू, अच्छा ये क्या है बेटा dQ/dt, इनकी रेट ऑफ चार्ज। रेट ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा करंट, यानी क्या हो गया I करंट डिवाइडेड बाय C, ठीक। तो अपने को I/C निकालना। अच्छा C क्या बेटा कैपेसिटेंस, तो C बराबर हम जानते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब इसकी वैल्यूज अगर अपन पुट करें तो एप्सिलॉन नॉट कितना होता है बेटा 8.85 into 10⁻12 into A क्या है बेटा एरिया, एरिया कितना इस प्लेट का एरिया, तो आपको पता है इसकी रेडियस दे रखी है आपको, और ये सर्कुलर हो गया, तो इसकी एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो लगाते हैं पाई आर स्क्वायर कितना बेटा 12 into 10⁻²। क्यों कह रहा बेटा मैंने 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में चेंज किया है। इसका क्या करना है स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय डी। डी क्या बेटा दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस आपको दे रखी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा बेटा 5 का डिवाइड 5 इंटू, लेकिन सेंटीमीटर में तो मीटर में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर इसको काट करें तो देखोगे तो ये देखो 10⁻, ये बन जाएगा -4, और ये 10⁻², ये -4 और 12,
कितना हो गया 60 में ये 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना 10 टू पावर आपका बन गया यहाँ पर 10 टू पावर -14। अच्छा यहाँ क्या बना 8.85 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर यानी कि 144। कितना हुआ 12 का स्क्वायर 144, ठीक। और डिवाइड में 5 करूंगा तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 800, ठीक। इसको अगर सोल्व करो तो ये बन जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर -12 माइक्रो एम्पियर, सॉरी ये बन जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर -12, ठीक। अगर इस वैल्यूज को अपन अभी पुट करें किसमें, इसमें, क्योंकि अपने को dv/dt कैलकुलेट करना है, c अपने को पता है ही सही, और i आपको दे रखा है कितना बेटा 0.15, तो वैल्यू निकालते हैं तो dv/dt, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो i कितना बेटा 0.15, तो 0.15 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू 8 इंटू 10 टू पावर -12, तो 8 इंटू 10 टू पावर -12। अच्छा पॉइंट हटाऊंगा तो 100 से ये कम हो जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, ये बन गया 15/8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर ऊपर जाएगा तो ये +10 हो गया, ठीक। तो 15 में 8 का डिवाइड करते कितना आता है बेटा 1.87 इंटू 10 टू पावर 10 वोल्ट पर सेकेंड, क्योंकि dv/dt है तो वोल्ट पर सेकेंड हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, दिस आएगा। देखो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन आ रहा है सेकेंड, ठीक। अच्छा करंट भी पूछ रहा है तो करंट तो वही कौन सी 0.15 एम्पीयर, ठीक है। बच्चों अगला 12th क्वेश्चन में आपको एक सर्किट गिवन है जिसमें वोल्टेज सोर्स एक डायोड से कनेक्टेड है और सिंपल यहाँ पे आपका आउटपुट करंट के लिए ग्राफ पूछा है। तो अब इस केस में जो रेजिस्टेंस से करंट पास हो गया, देखो डायोड का जब यहाँ पर इनपुट बनाते हैं तो डायोड में जब पॉजिटिव साइकिल चलेगा तो पॉजिटिव जब करंट आएगी तो उस केस में डायोड क्या होगा बेटा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो पॉजिटिव करंट के केस में डायोड फॉरवर्ड बायस, तो जो पॉजिटिव का आउटपुट है वो तो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन जैसे ही करंट रिवर्स बायस में जाएगी, नेगेटिव होगी, तो इधर ये डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा। रिवर्स बायस में होते आउटपुट जो है खत्म हो जाएगा, मतलब आउटपुट 0 आ जाएगा। तो इस केस में आउटपुट केवल उस कंडीशन में आएगा जब इनपुट वोल्टेज जो है वो फॉरवर्ड में चल रहा है। इसका मतलब अपना कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का एक सिंपल सा केस आपको गिवन है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑडियो सिग्नल दैट कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट साउंड। तो साउंड होती है एक ह्यूमन स्पीच। ह्यूमन स्पीच के लिए आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी बैंड कितनी है बेटा 200 से लेके 2700। व्हेन अदर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिकल, एक म्यूजिक है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, कितनी दे रखी है बेटा 10200 और से लेके 15200 तक, ठीक। तो पूछा है द रेशियो ऑफ द AM सिग्नल bandwidth required to send both the signal together to AM signal bandwidth required to send just the human speech, जो just human speech को दे, ठीक है। उसके लिए अपन बात करते हैं। तो अगर इसके लिए देखिए तो सबसे पहले देखिए तो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है कितना है बेटा, देखो अगर देखोगे तो ह्यूमन के लिए मिनिमम कितना है बेटा 200 और म्यूजिक के लिए मैक्सिमम कितना है बेटा 15000 समथिंग, ठीक है। तो अगर इन दोनों का मैं बैंडविड्थ निकालूं तो बैंडविड्थ कितना होता है बेटा 15200 माइनस 200, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा इक्वल टू 15000, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा 15000। अब अगर यहाँ देखें तो इसकी बैंडविड्थ नहीं है, और अगर जो ह्यूमन के लिए बात करें तो ह्यूमन अब उसकी खुद की पर्सनली कितनी बैंडविड्थ है, तो अगर यहाँ देखें तो 200 से कहां तक जा सकता है 2700। तो अगर ये ह्यूमन के लिए निकालूं, ये तो टोटल हो रही, अगर मैं ह्यूमन के लिए निकालूं HU ह्यूमन के लिए तो कितनी आ रही है बेटा बैंडविड्थ, तो ये आ जाएगा आपका 2700 माइनस 200 इक्वल्स टू 2500, ठीक है। तो अगर इन दोनों का पूछ रहा है कि रेशियो कितना होगा, तो रेशियो कितना होगा बेटा 15000 डिवाइडेड बाय 2500, ठीक है। 20 से 20 कट जाएगा तो कितना मिला बेटा, तो इसको के देखोगे आप तो 150 में 25 का डिवाइड करो कितना आता है अप्रोक्सीमेट, इक्वल किसके 6 के बाद जाएगा, अप्रोक्सीमेट भी क्यों पूरा जाएगा 6 के बाद, यानी कि ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा। बच्चों हम आते हैं 14th क्वेश्चन पे। इसमें आपको बोला है एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। जेनर डायोड को कौन से कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, रिवर्स बायस में, ओके। व्हिच इज प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑफ रेटिंग ऑफ 1 वोल्ट। देखो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन की कंडीशन क्या होती है किसी सर्किट में, जैसे आपने यहाँ पे एक सर्किट बना दिया, आपने एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर आपने एक जेनर डायोड को यहाँ पे रख दिया।
अब इस केस में आपके पास बोल रहा है मैक्सिमम पावर डिसिपेशन है। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन केवल तब हो सकता है जब रेजिस्टेंस जो है वो दोनों इक्वल हो, तो उस केस में मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है। इसका मतलब यहाँ पे 100 ओम रेजिस्टेंस दिया है, इसका मतलब डायोड का रेजिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, R दैट इज 100 ओम, और ये R भी कितना दिया आपको, ये भी 100 ओम दिया हुआ है। तो इस केस में मैक्सिमम पावर, अब मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कितना दिया है, P मैक्स आपको दिया हुआ है 1 वाट। तो 1 वाट अगर पावर डिसिपेशन है क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R इज 1, तो V कितना हो जाएगा 1 into 100, सो V विल बी 10। अब V 10 वोल्ट आ रहा है किसी एक पे ड्रॉप, तो इस पे ड्रॉप आ रहा है 10 वोल्ट। ओके, अब रेजिस्टेंस अगर सेम है तो जितना रेजिस्टेंस पे ड्रॉप आया उतना ही डायोड पे भी ड्रॉप आ जाएगा, सो इट विल बी 10 वोल्ट। तो मेरे पास टोटल जो सोर्स वोल्टेज है वो एटलीस्ट 20 वोल्ट तो होना ही चाहिए यहाँ पे। अब 20 वोल्ट किस रेंज में आ रहा है, 0 से 5 में नहीं है, वो तो छोटी रेंज जाएगी, 0 से 8 भी छोटी, 0 से 12 भी छोटी। तो एक रेंज जो मेरी इस ऑप्शन बन रही है वो है 0 से 24, क्योंकि इस रेंज में जब वोल्टेज लगाएंगे तो 20 वहाँ अवेलेबल होगा ना इस रेंज में, तो यहाँ पे सब अपने अपनी मैक्सिमम पावर जो है वो गेन कर लेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि टू गेट द आउटपुट 1 ऑफ R की जो वैल्यू है कितनी होनी चाहिए बेटा, आउटपुट 1 होनी चाहिए टू गिव द लॉजिक गेट के अंदर। तब पूछा है इनपुट क्या होना चाहिए, इनपुट की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि जो R मिलना चाहिए बेटा कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो अच्छा देखो यहाँ पर क्या लग रहा है कि ये नोट लग रहा है, और ये कौन सा गेट है बेटा, तो ये आपका OR गेट है। तो OR गेट क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा, तो ऐड करेगा तो इसका मतलब ये कितना है 1, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, यानी कि ये 1 तो तभी हो सकता है, पहले तो नोट लग रहा है, तो नोट की इस तरफ क्या आना चाहिए, आउटपुट 0 आना चाहिए। और 0 कब आएगा, जब ये दोनों की दोनों वैल्यूज क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि 0 प्लस 0 बन जाएगा, और 0 का फिर बाहर लगाओ तो कितना आएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो इस गेट के अंदर इनपुट होगा वो कितना होगा, 0 0 होगा। अच्छा ये 0 अगर मैं देखूं यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और ये भी क्या है OR गेट, तो OR गेट में अगर 0 आ रहा है तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या होना चाहिए बेटा, 0 0 होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये 0 होना चाहिए तो इसके अपन इधर चलते हैं, तो यहाँ क्या लग रहा है नोट, तो ये 0 को क्या करेगा, अपोजिट कर देगा, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, और अगर इसको देखें तो ये 0, यानी कि यहाँ कितना आनी चाहिए 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा 1, और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। तो ऑप्शन देखते हैं, देखिए x इक्वल्स टू 1, तो कौन सा ये रहेगा, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल टू 0, बाकी ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा इसका, थर्ड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपको गिवन है, और इसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू गिवन है ना, और आपसे पूछा है कि कौन सा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन है वो कौन सी हो सकती है। ठीक है, मॉड्यूलेटेड वेव को, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, तो आपको A मैक्सिमम जो कैरियर वेव का गिवन है वो 10 गिवन है, और A मिनिमम आपको गिवन है वो गिवन है 8। A मैक्सिमम होता है कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड प्लस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड, और ये होता है कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड माइनस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को आप जब आप सॉल्व करोगे तो ये सिंपल सा यहाँ पे AC की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9, और AC की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9, और AM मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वैल्यू मिल जाएगी 1, तो 9 + 1 10 और 9 - 1 8। अब यहाँ पे केवल ऑप्शन मैच करता है कि हम, और यहाँ पे देखो ये जो कैरियर वेव का टाइम पीरियड दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 8 माइक्रोसेकंड, तो कैरियर वेव का टाइम पीरियड 8 माइक्रोसेकंड गिवन है, इसका मतलब कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी 1/t, ये हो जाएगा 1/8 माइक्रोसेकंड, तो इट वुड बी 1/8 10⁻⁶। ये तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी उसके टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो, इसका टाइम पीरियड गिवन 100 माइक्रोसेकंड, तो 100 माइक्रोसेकंड ऊपर जाकर के बन जाएगा 1/100 माइक्रोसेकंड -6, तो फाइनली ये मेरे पास बन जाएगा 10⁴ हर्ट्ज। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, और इधर ये 8 माइक्रोसेकंड मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1/10⁶। अब देखते हैं अपने कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में क्या करते हैं, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ऐड करते हैं ना, तो ये 9 + 1, अब साइन, अब इसका ओमेगा निकाल लेते हैं एक बार हम, तो ओमेगा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का आएगा वो आएगा 2πf, तो 2π पाई होता 3.14 यानी कि 6.28 10⁴। ओके, तो ये ओमेगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ रहा है, तो अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2πf को इन्होंने सिंपल ही रखा है, तो इसको सिंपल अपन 2π रख देते हैं, चार ऑप्शन में 2π ही गिवन है, तो 2π 10⁴t बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। तो उसके बाद साइन, इसमें कैरियर वेव के लिए एक बार अपन इसको चेक कर लेते हैं, साइन इसका ओमेगा कितना आएगा,
तो ओमेगा के लिए हो जाएगा 2 पाई एफ, एफ मतलब कि 1/8 10⁻⁶। तो इसको आप जब सॉल्व करके लिखोगे तो 1/8 को आप देख सकते हो 10⁻⁵ दिया हुआ ना ऑप्शंस में, तो इसको करते हैं अपन 10 और 20/8 इंटू पाई 10⁻⁵। 20/8 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2.5 पाई इंटू 10⁻⁵। तो 2.5 इंटू 10⁻⁵। ओके चलो देखते हैं अपना पहला ऑप्शन मैच कर रहा है इस पूरे से। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है, ओमेगा सी आपको ओमेगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इतने गिवन है और ओमेगा सी इतना गिवन है 9 + 1, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिख सकते हैं ना अपन, तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा यहाँ 1। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे डायग्राम देख के आपको इक्वेशंस बनानी है। ओके सर? जी सर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन लिखा है टू डबल द कवरिंग ए रेंज ऑफ द एंटीना, टीवी एंटीना दे रखा है आपको कि इसकी रेंज क्या करनी है अपने को, डबल करनी है। इट्स द हाइट शुड बी द मल्टीप्लाई बाय, कितने हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम मान लें तो हमें पता है कि जो कवरेज जो रेंज होगी वो कितनी होती है, √2RH होती है। तो यानी कि कवरेज एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h होगी। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इस एरिया को डबल करना है। ठीक है, अगर ये अपने को डबल करना है तो यहाँ पर अगर d प्रोपोर्शनल √h होगा तो d डैश कितना होना चाहिए, d डैश कितना, अगर हम देखें तो d डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो d डैश की वैल्यू इसको अपने को क्या करना है, डबल टाइम्स करना है। यानी कि अगर डबल करेंगे तो अगर इसका स्क्वायर करें d स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा h। अब अपने को h निकालना है, तो अगर h निकालना है तो h डैश अगर अपने को चाहिए तो अगर इसको क्या करना है, इसको डबल कवरेज एरिया कितना करना है बेटा, डबल करना है। यानी कि d की वैल्यू क्या करनी है, डबल करनी। तो अगर मैं यहाँ डबल लिख दूंगा तो इसको लिख सकता हूँ तो 2d का स्क्वायर, इसको डबल कर दिया अपने तो कितना हो जाएगा बेटा 4d स्क्वायर। और 4d स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल था बेटा, h के प्रोपोर्शनल था। यानी कि h कितना होना चाहिए, इस डेस 4h के बराबर होना चाहिए। यानी कि हाइट कितनी होनी चाहिए, 4 टाइम्स होनी चाहिए। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन क्या है बेटा, सेकंड ऑप्शन। तो क्या ये 4 हाइट होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। अगले क्वेश्चन 18th में आपको प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आपको गिवन है 6 वोल्ट पर मीटर और आपको मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट पूछा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो है वो y डायरेक्शन में है। तो वेव जो है वो x डायरेक्शन में ऐसे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से गिवन है आपको, तो ये x डायरेक्शन में वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो है y डायरेक्शन में गिवन है। तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये z डायरेक्शन में होगा। आपको वैल्यू बतानी है, तो इसमें सिंपल सा हमारे पास रिलेशन होता है E = B0c। सो B0 इज E by C। E कितना गिवन आपको 6/3 10⁻⁸। सो इट वुड बी 2 × 10⁻⁸ टेस्ला along z डायरेक्शन। तो इट वुड बी फर्स्ट ऑप्शन। ओके बेटा, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इन वेव से, ज्यादा टफ नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है सर्किट के अंदर y की वैल्यू निकालनी। इनपुट आपको दिया हुआ है, आउटपुट आपसे पूछ रहा है। अच्छा, ये अगर देखा इनपुट कितना है बेटा 0। अब 0 अगर इधर जाएगा तो इसके लिए तो ये 0 वैल्यू होगी। ठीक है, यहां से इनपुट इसके इस सर्किट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस एंड गेट के लिए तो 0 इनपुट एक। तो दूसरा इनपुट देखते हैं, दूसरा इनपुट यहां से आएगा तो यहां से देखते हैं अगर इसके लिए इनपुट जाएगा 1 तो ये कितना होगा इसके लिए 1 का बाद, यानी कि 0 0 और ये भी 0। अच्छा, ये कौन सा एंड गेट, तो ये क्या करेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 0 × 0। लेकिन यहाँ पर आगे क्या लगा हुआ बेटा, नोट लगा हुआ है, तो 0 का अपोजिट यहाँ कितना हो जाएगा 1। यानी कि इसके लिए नेक्स्ट इनपुट क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अच्छा, इधर देखें अपन तो ये 0 का बार, यानी कि यहाँ पर इसके लिए, अब इसके लिए इनपुट कितना हो जाएगा, एक तो 1, इसका अपोजिट हो गया। अच्छा, अगर यहाँ देखें तो ये क्या है एंड गेट, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 × 1 कितना हो गया बेटा 1 0 हो जाएगा, 0 × 1 0। और उसका भी क्या लगाना है अपने को, नोट लगाना है, तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी कि इसके लिए इनपुट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इन दोनों को अपने को क्या करना है मल्टीप्लाई, 1 × 1 1 होगा, और फिर उसका भी बाहर लेना है तो कितना हो जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ट्रांजिस्टर जो है वो गिवन है इस तरह से कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। रेजिस्टेंस जो आपको गिवन है 800, कलेक्टर रेजिस्टेंस गिवन है, उस पे वोल्टेज ड्रॉप गिवन है 0.5। अब देखो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप आता है वो कलेक्टर करंट की वजह से आता है। तो IC हम कितना निकाल सकते हैं, यहाँ से IC हो जाएगा मेरे पास 0.5/800। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 0, ये हो जाएगा 1/1600। सॉल्व करने पे आएगा 625 माइक्रो एम्पीयर। ये तो कलेक्टर करंट की वैल्यू। अल्फा कितना गिवन आपको 0.96। इससे देखो मैं क्या चीज कैलकुलेट करूंगा, IC/IE।
इज व्हाट अल्फा। तो इससे मेरे पास इमिटर करंट क्या आ जाएगी बेटा 625 डिवाइड बाय 0.96। और मुझसे क्या पूछा इन्होंने, मुझसे इन्होंने पूछा है कि बेस करंट कितनी है। तो बेस करंट यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो अगर इमिटर करंट का 0.96 टाइम्स जो है वो कलेक्टर करंट है, तो 0.04 टाइम्स क्या होगी बेस करंट। तो आई बी हो जाएगा मेरे पास आई ई माइनस ऑफ आई सी। आई ई आपको यहाँ पे 625 बाई 0.96 माइनस ऑफ आई सी 625 माइक्रो एम्पियर। तो इस केस में जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1 बाई 0.96 माइनस 1, तो ये 4 से कैंसिल आउट होगा, तो 625 25 माइनस 24 बाई 24 it would be 1 by 24 628। इसको जब आप सॉल्व करोगे योर आंसर विल बी 26 माइक्रो एम्पियर। तो आई बी विल बी 26 माइक्रो एम्पियर सॉल्व करने पे। तो अपना फाइनल आंसर बन गया 26। इंटीजर वाला क्वेश्चन है तो आंसर हो जाएगा 26 माइक्रो एम्पियर। ओके बच्चों, तो ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है इसके, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सर्किट दिया हुआ है और बोल रखा है डायग्राम इफ द पोटेंशियल एट द करंट इन डायोड इज कांस्टेंट। आपको दे रखा है इसका डायोड का जो वोल्टेज है वो कितना होना चाहिए 0.5 वोल्ट है, ठीक है। आपको बोल रखा है आगे एंड द मैक्सिमम पावर कितनी है इसके लिए बेटा 100 मिलीवॉट आपको पावर दे रखी है। What should be the value of resistance to be the connected in series? ये देखो सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, कब, जब इसमें करंट जो फ्लो हो कितना हो बेटा मैक्सिमम हो। अगर हम यहाँ देखें तो देखो ये डायोड है, ये डायोड के पास क्या होगा एक रेजिस्टेंस भी होगा, मान लीजिए डायोड है आपका डी डायोड। तो अगर इसके लिए मैं रेजिस्टेंस निकालूं, तो अगर मैं इसके लिए डायोड के लिए रेजिस्टेंस निकालूं आरडी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करूं, तो मुझे पता है कि पावर दे रखा है आपको, तो पावर बराबर क्या होता है बेटा, पावर बराबर होता है v स्क्वायर अपॉन r। तो यहां से r डायोड के लिए निकाल रहा हूं तो कितना हो जाएगा बेटा v स्क्वायर अपॉन p। अब v कितना दे रखा है बेटा डायोड के लिए दे रखा है 0.5, यानी कि 0.5 का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय p। p क्या है पावर, पावर कितनी दे रखी है बेटा 100 मिलीवॉट, यानी कि 100 into 10 to power -3 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा 0.5 का स्क्वायर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 5 को 25 into 10 to power -2 डिवाइडेड बाय कितना बेटा 100 into 10 to power -3। देखो 2 0 से एक ये कट जाएगा और एक इससे कट जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पर 2.5 ओम, ठीक है। तो ये तो रेजिस्टेंस निकल गया अपने पास डायोड का, ठीक। अब डायोड का रेजिस्टेंस अपने को पता है, ठीक है। और अब अगर मैं इसके लिए क्या निकालूं करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस पता है और इसमें पोटेंशियल भी पता है। तो अगर करंट निकाले तो करंट क्या होगा बेटा, करंट बराबर हो जाएगा किस पे, डायोड पर करंट निकालता हूं तो वही करंट पूरे सर्किट में भी होगा। तो करंट में अगर मैं निकालूं तो आईडी बराबर कितना होता है बराबर, यानी कि करंट हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस किसका बेटा डायोड का। अब डायोड का अगर देखो तो डायोड का पोटेंशियल आपको दे रखा है 0.5 और रेजिस्टेंस कितना है बेटा अपना 2.5। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कितना मिलेगा, यानी कि ये मिलेगा 0.2 एम्पियर, यानी कि इतना करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा होगा। अगर इस सर्किट में इतना करंट फ्लो हो रहा है तो अगर देखें तो अपने को पता है टोटल पोटेंशियल अपन ने दिया कितना था बेटा 2.5, ठीक है। कितना पोटेंशियल दिया अपन ने 2.5 और करंट कितनी फ्लो हो रही है बेटा 0.2 एम्पियर। तो मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो टोटल रेजिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका V बाय I। कितना हो जाएगा बेटा V टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। तो टोटल वोल्टेज कितना बेटा, टोटल वोल्टेज है 2.5 अपॉन करंट कितना बेटा, करंट तो सर्किट में पूरा इतना ही होगा, यानी कितना 0.2। तो कितना आएगा बेटा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा 12.5 ओम, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है इतना। अच्छा आपसे तो इसकी R की वैल्यू पूछ रहा है। अब इस रेजिस्टेंस में ये रेजिस्टेंस भी है प्लस इसका भी रेजिस्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस अपन ने निकाल लिया कितना है बेटा 2.5। ये मतलब इसका मतलब ये होगा कि ये R रेजिस्टेंस और ये भी इसके सीरीज में है, तो प्लस RD
इस दोनों रेजिस्टेंस को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल कितना आ रहा है 12.5 आ रहा है। तो 12.5 आपसे R पूछा है तो R इक्वल्स टू 12.5 माइनस RD की वैल्यू कितनी बेटा 2.5, तो इसमें से 2.5 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा बेटा 10 ओम, यानी कि R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10 ओम। तो ये इंटीजर टाइप है जिसका पूछा है कितने ओम्स आने चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 10 आएगा। ठीक है ओके सर। नेक्स्ट देखें। आपको अगेन एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन गिवन है एम्पलीफायर सर्किट। इसमें आपको VCC गिवन है, 5 वोल्ट का सेल गिवन है, तो यहाँ ये सेल वोल्टेज है गिवन 5 वोल्ट। देन इसी क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है कि जो C से E का ड्रॉप है, कलेक्टर टू एमिटर जो ड्रॉप है वो 0 है। ओके, तो यहाँ कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ, ये 0 वोल्ट हो गया। अब देखो हम आउटर सर्किट में जब इक्वेशन बनाते हैं तो VC को हम क्या लिखते हैं, VCC इक्वल्स टू VC प्लस IC RC। ये 5 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, IC पता नहीं, RC कितना गिवन है आपको, RC गिवन है 1 किलो ओम, तो यहाँ 1 किलो ओम वैल्यू डाल दोगे। सॉल्व करने पे आपका IC कितना आ जाएगा बेटा 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर इज व्हाट कलेक्टर करंट। अब कलेक्टर करंट ये है, लेकिन इसका इनपुट करंट कौन सा था, बेस करंट था ना। अब यहाँ बेस करंट और कलेक्टर करंट में रिलेशन क्या है, IC by IB is what बीटा। So IB will be IC by बीटा। IC 5 मिली एम्पियर डिवाइड बाय बीटा गिवन है आपको 250, तो बीटा 250 गिवन है, तो 250 इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/50 मिली एम्पियर, या इसको आप लिख सकते हो 1000/50 और इसको माइक्रो एम्पियर लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 20 माइक्रो एम्पियर। और अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसके इंटीजर में 20, तो इसका फाइनल आंसर 20 माइक्रो एम्पियर में करंट की वैल्यू, बेस करंट की वैल्यू है ना। और ये बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, है ना। और ये चैप्टर पूरा ही मेंस के सेक्शन है, पूरा ही जो तीनों चैप्टर की जो गुरली थी ये मेंस के लिए ही है ना। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23 में आपको बोल रखा है एक ट्रांसड्यूसर एम्पलीफायर जिसके लिए बीटा आपको दे रखा है 30 है, रेजिस्टेंस आपको लोड रेजिस्टेंस दे रखा है RL कितना है 4 किलो ओम और इनपुट रेजिस्टेंस कितना है बेटा 400। तो आपसे पूछ रहा है वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, तो वोल्टेज क्या होगा बेटा, वोल्टेज अपने को पता है बीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, बीटा इक्वल्स टू आपके पास RL अपॉन RN होगा। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यूज यहाँ पुट करें तो बीटा कितना है बेटा 30 और RL कितना बेटा, RL दे रखा है 4 × 10⁻³ और RN कितना बेटा 400। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू को सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 30, ये देखो 2 तो कट जाएंगे 4 से, ये 10 टाइम्स कट जाएगा 100/2 0 कट जाएंगे, यानी कि 10 यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 300। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा बेटा 300। ओके बेटा, ओके नेक्स्ट सर। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि पीक वैल्यू जो है कैरियर वेव की वो 12 वोल्ट है, ओके, एंड ट्रांसमिट करती है मैसेज सिग्नल को। तो इसमें बोल रहा है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की पीक वैल्यू क्या होनी चाहिए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 75% लाने के लिए। देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का होता है वो डिवाइड बाय कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड। 75% का मतलब रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो ये होना चाहिए 3/4। तो यहाँ पे AM AC की पीक वैल्यू 12 वोल्ट, 3/4 तो AM कितना आ जाएगा बेटा 9 वोल्ट। दैट्स तो इजी सा क्वेश्चन ये यहाँ पे वापस। और इन जो चैप्टर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी इजी बनते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। तो मेंस के हिसाब से आपको इनको प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन देखोगे 19-20 के, तो आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से आपको एक काफ़ी अच्छा रिविजन यहाँ पे मिल जाएगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।